हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं के सर। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6.1 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले आप लोग यदि मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले वाला जो है आपका लेक्चर 1 से लेकर के 3 तक बना हुआ है, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद में इसमें देखेंगे, चूँकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि 10 क्लास में जब आप सर्वांग समता पढ़ेंगे, समरूपता पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको 9th क्लास का सर्वांग समता पढ़ना क्या होता है, नेसेसरी होता है। जब भी आप समरूपता पढ़ने जाएंगे तो उसके पहले सर्वांग समता पढ़ना आप लोगों को क्या। तो देखिए आप लोगों को क्या है कि अब सही सब कह रहे हैं कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको कह रहा है, तो इसके पहले हम बता रहे थे आपको कि सर्वांग समता एवं समरूपता दोनों चीज हम पढ़ा चुके हैं। पिछले वीडियो में सर्वांग समता एवं समरूपता दोनों चीज पढ़ा चुके हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, कह रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। आपको बताना है कि सभी वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे। तो 9th क्लास में एक बार पुनः आप लोगों को ले जाते हैं, चलिए 9th क्लास में, और वहां थोड़ा सा सोचिए कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम की समरूप। तो आप वृत्त का क्या करते हैं, क्या मापते हैं वृत्त में, ये चीज देखना होता है। तो वृत्त बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या से आप वृत्त बना सकते हैं। तो वृत्त सर्वांगसम कब होंगे, जब दो वृत्त बनाएंगे तो उसमें सर्वांगसम कब होगा। तो दो वृत्त तभी सर्वांगसम होगा जबकि उनकी त्रिज्याएं आपस में समान हो, यानी बराबर हो। दो वृत्त तभी सर्वांगसम होते हैं जबकि उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, सर्वांगसम होगा निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज दिया गया है, सभी वृत्त डैश होते हैं। यहाँ आपको त्रिज्या की चर्चा नहीं की गई है, नहीं की गई है। कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, तो कहेगा सर्वांगसम होते हैं। तो यदि सर्वांगसम होते हैं ऐसा आप बोलते हैं तो त्रिज्या समान होनी चाहिए, तभी सर्वांगसम होगा। लेकिन यहाँ त्रिज्या कोई जिक्र है ही नहीं। तो यदि त्रिज्या का जिक्र नहीं है तो अलग अलग ढंग के आपके वृत्त आएंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक छोटा सा वृत्त है, एक इससे बड़ा सा वृत्त है। तो इसमें क्या है, त्रिज्या यदि इसका बराबर हो जाता तो दोनों वृत्त सर्वांगसम हो जाता। तो इसका कोई भी त्रिज्या बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा तो दूसरा चीज आपको पढ़ाया गया है समरूप। क्या पढ़ाया गया है, समरूप। समरूप मतलब समान रूप का, समरूप मतलब समान रूप का। हर व्यक्ति जो क्या होता है, समरूप होता है। तभी हम लोग मनुष्य को देखकर पहचानते हैं कि अगला मनुष्य है, अगला औरत है, अगला लड़की है। सब लड़की क्या होती है, समरूप होती है। भले ही सर्वांगसम न हो, उसकी लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा, मोटाई अलग होगा। तो इस तरह से तो बराबर वो सर्वांगसम की तो श्रेणी में नहीं आ सकती है, लेकिन समरूप तो हो सकती है, समान तो हो सकती है। उसी तरह से आप लोगों का जो मकान है या कमरा है जहां आप लोग रहते हैं, वहां सभी मकान जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबका समान साइज होगा। किसी का साइज बड़ा भी हो सकता है, कोई 12 फीट का हो सकता है, कोई 11 फीट का हो सकता है, कोई 15 फीट का हो सकता है, कोई भी रूम 18 फीट का हो सकता है, कोई 20 फीट का हो सकता है, कोई 40 फीट, कोई 25 फीट का भी हो सकता है। तो कभी मतलब आपको कहने का मतलब है कि वो क्या होगा, सर्वांगसम तो नहीं होगा लेकिन समरूप तो होगा। सभी मकान आप बाहर से देखते हैं एक जैसा दिखाई पड़ता है तो वह समरूप है। उसी तरह से आप लेते हैं, यदि मान लीजिए मैंगो यानी आम के वृक्ष लेते हैं या आम ले लेते हैं, तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये आम है। चाहे वो आपको कौन सा आम है, चाहे मालदा आम हो या आपका क्या कहलाता है दशहरी हो या जो भी हो, तो आप उसको क्या कहते हैं, पहचान लेते हैं आम, यही ना कि यह आम है। तो क्या होता है, एक समान। तो सर्वांगसम तो नहीं होता है। 2-3 आम उठाकर जब देखिएगा तो मान लीजिए कि उसमें कहीं आपको दशहरी आम मिल गया है मालदा आम में, तो निकाल सकते हैं अलग ना कि कौन दशहरी है कौन मालदा है। तो उसमें आपको क्या करना है,
देखने में तो क्या लगेगा, दशहरी एक समान लगेगा, मालदा एक समान लगेगा, तो उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन वो सर्वांगसम कदापि नहीं होगा। क्यों होगा? वो कदापि सर्वांगसम नहीं होगा, समरूप हो सकता है। तो वही स्थिति आपका यहाँ पर है कि देखिए डबल वृत्त हो गया है, तो एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है, तो क्या हो गया, बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त समरूप हो गया। तो इस तरह से ये सर्वांगसम तब होगा जबकि दोनों की त्रिज्या समान होगी। तो आप बताइए कि यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएगी और इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी, तो एगो की त्रिज्या छूट होगी, एगो की त्रिज्या क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो ये सर्वांगसम तो होगा नहीं, तो सर्वांगसम नहीं होगा तो समरूप होगा। तो कहते हैं कि सभी वृत्त माने इस तरह के आप चाहे कितना भी वृत्त बना सकते हैं, कितना भी त्रिज्या ले सकते हैं, किसी की 5 सेमी, किसी की 2 सेमी, किसी की 7 सेमी, किसी की 0.5 सेमी, किसी की मान लीजिए 2.5 सेमी, या किसी को 5.2 सेमी या 3.5 सेमी, किसी भी तरह की त्रिज्या आप ले सकते हैं। तो जितने वृत्त आप खींचेंगे सभी वृत्त समरूप होंगे, सर्वांगसम कदापि नहीं होंगे। तो ये जो है आपका समरूप होगा, तो क्या होगा, समरूप। चलिए सभी वर्ग होते हैं, अब ध्यान दीजिए सभी वर्ग होते हैं, तो वर्ग में क्या होता है कि कोण भी होती है और भुजा भी होती है। तो यदि कोण बराबर हो और भुजा समानुपाती हो तो वो क्या कहलाते हैं, आपका समरूप में आ जाएगा। लेकिन सर्वांगसम कब होगा, दो वर्ग तभी सर्वांगसम होगा जबकि उसके सभी कोण बराबर हो और संगत भुजाएं भी बराबर हो। यदि वर्ग हो या त्रिभुज हो या आयत हो, सर्वांगसम होने के लिए जरूरी है कि यदि कोण बराबर है तो उसकी भुजाएं भी समान लंबाई की हो, तो वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी वर्ग, या आपको भुजा की चर्चा नहीं किया है, सभी वर्ग, तो एक चीज आपको मिल रहा है कि सभी वर्ग का कोण क्या होता है, समकोण होता है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कोण समकोण नहीं होगा, है क्या, कोई वर्ग देखे जिसका कोण समकोण हो, ऐसा नहीं होगा। वर्ग और आयत इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, तभी वह वर्ग या आयत हो जाएगा। तो जितने वर्ग होंगे उसमें एक ही समानता होगा कि कोण समकोण होगा। भुजा, भिन्न भिन्न वर्गों की भुजा अलग अलग हो सकती है, भिन्न भिन्न वर्गों की भुजा अलग अलग हो सकती है। तो जिन वर्गों अलग अलग की भुजाएं हो जाएगी तो उनका क्या हो जाएगा, अनुपात भले ही समान हो जाता है, दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात भले ही समान हो जाए लेकिन लंबाई आपस में समान नहीं होगी। तो इस स्थिति में केवल कोण समान होगा, तो एक शर्त मिल रहा है तो यदि एक शर्त मिल रहा है तो आपका समरूप हो जाएगा। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, आपको कहा जा रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, कह रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होगा या समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो भुजाएं आपस में बराबर होगी, तीसरी भुजा के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। और समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज कहते हैं जिसकी तीनों भुजा परस्पर बराबर होती है। तो कौन सा समरूप होगा, समद्विबाहु होगा कि समबाहु होगा, तो इसमें आपका समबाहु हो जाएगा, क्योंकि समबाहु की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे कि मान लीजिए समबाहु में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये छोटा सा बना दिए तो ये समबाहु हो गया, और ये बड़ा सा भी समबाहु होगा, यानी इसकी तीनों भुजाएं, ये इसके बराबर ये इसके, तीनों भुजाएं आपको बराबर मिलेगी। तो इस तरह से इसका कोण क्या हो जाएगा, कोण तो बराबर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और सभी भुजाएं जो होती है समान होती है। इससे क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा और कोण बराबर हो जाएंगे। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज की जब चर्चा की जाएगी, वहीं पर समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा की जाएगी, तो इसका कोण वगैरह बराबर नहीं होगा, कोण क्या होगा, बराबर नहीं होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखिए इसको भी हम एग्जाम्पल में समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ बनाया, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका एंगल आपको मिल गया मान लीजिए 30 डिग्री या 60 डिग्री, मान कर चलिए ना, आपका एंगल इसमें 60 डिग्री आ गया, और इसका भी एंगल 60 डिग्री आ गया, तो ये भुजा बराबर हो गई। तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन अगला जब समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, अगला समद्विबाहु त्रिभुज, तो मान लीजिए कि ये आपका 70 डिग्री आ गया और ये 70 डिग्री आ गया, तो ऊपर भी ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि एंगल आपका अलग हो गया और एंगल अलग हो गया, लेकिन भुजा का अनुपात जो है आपको मिल सकता है, अनुपात मान लीजिए यह एंगल डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन वहां शर्त क्या कहता है कि एंगल इक्वल होना चाहिए। शर्त क्या कह रहा है कि एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए,
और भुजा का अनुपात समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ एंगल तो डिफरेंस हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये जो समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, केवल सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये छोटा है, इसका भी कोण 60 डिग्री का होगा। ये बड़ा है, इसका भी कोण 60 डिग्री का होगा। यदि कितना भी बड़ा समबाहु त्रिभुज बनाइएगा तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होगा, और कितना भी छोटा समबाहु त्रिभुज बनाइएगा तो उसका कोण 60 डिग्री का ही होगा। तो इस तरह से एंगल बराबर हो जाएगा और भुजाओं में समान अनुपात हो जाएगा। एंगल बराबर हो जाएगा और भुजाओं में समान अनुपात हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, जितना समबाहु त्रिभुज है सब समरूप होगा। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण, अभी भी आपको पढ़ाया, यहाँ से आ गया कि संगत कोण क्या होगा और उनकी संगत भुजाएं क्या होगी। तो संगत कोण क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो इसमें आपको पहला में क्या भरना है, तो संगत कोण इसमें आपको बराबर भरना है, बराबर। और इसके बाद उनकी संगत भुजाएं इसमें आपको भरना है समानुपाती, समानुपाती होगी। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन 1 जो है प्रश्न 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, मतलब प्रत्येक युग्म के आपको दो दो उदाहरण देना है। तो समरूप आकृतियां, अभी आप लोग पढ़ चुके हैं कि समरूप आकृतियों में क्या क्या हो सकता है। तो समरूप आकृतियों में आपको पढ़ा चुके हैं कि समरूप आकृतियां जैसे क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, इसको दो करना है ना तो ये कर देते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जैसा कि आपको भी समझाए कि समरूप होंगे। दो वृत्त समरूप होगा, वो भी आप उदाहरण में डाल सकते हैं कि दो वृत्त समरूप होगा। आयत समरूप होगा, दो आयत क्या होगा, समरूप होगा। दो वर्ग समरूप होगा। तो समरूप में आप इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं, आयत भी डाल सकते हैं। आयत, आयत, आयत क्या होता है कि समरूप होता है, तो भी आयत होगा तो समरूप होगा। कोण बराबर होता है, संगत भुजा अनुपातिक हो जाएगी, तो इसलिए आपका समरूप होगा। अब कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो देखिए ना भी आपका सिंपल उदाहरण है। जैसे मान लीजिए एक लिख दिया त्रिभुज और एक चतुर्भुज, कभी भी समरूप नहीं होगा। क्या हो जाएगा, मान लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज और चतुर्भुज, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो त्रिभुज और चतुर्भुज, यानी त्रिभुज और चतुर्भुज कभी भी आपस में समरूप नहीं होगा। तो समबाहु त्रिभुज है। तो इसके बाद में आप लिख सकते हैं समरूप नहीं होने वाला आकृति जो है त्रिभुज और ऐसे समांतर चतुर्भुज देख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में ले लीजिएगा तो समांतर चतुर्भुज आपका समरूप होगा क्या, केवल समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो किस तरह से होगा और कोण के बीच क्या संबंध होगा। तो दो समांतर चतुर्भुज और कोण के बीच आप संबंध कुछ नहीं डाल सकते हैं स्पष्ट रूप से। कोण समूह भुजा, समूह कोण भले ही बराबर होगा, लेकिन एक चतुर्भुज का दूसरा समांतर चतुर्भुज के कोण के विषय में आप क्लियरली नहीं कह सकते एंगल बराबर होगा। तो इसलिए आपका समांतर चतुर्भुज इसका उदाहरण हो सकता है कि जो समरूप नहीं है, समान मतलब एक समरूप नहीं है, तो ये आपका आकृतियां हो गया। इसका बी भाग आपको बताना है कि जैसे कि समानांतर चतुर्भुज दिए उस तरह से एक और भी कोई उदाहरण आप दे सकते हैं जो कि समरूप आपको नहीं है। तो बताइए कोई उदाहरण जो कि समरूप न हो, माने एक जैसा दिखाई नहीं पड़ता है, कोई ऐसा उदाहरण जो एक जैसा नहीं दिखाई पड़ता। जैसे बोतल, मान लीजिए बोतल हम बोल देते हैं, बोतल, क्या कहते हैं, बोतल। तो बोतल देखिए ना क्या समरूप होगा क्या, सब बोतल एक जैसा नहीं होता है। कोई गोला हो जाएगा, कोई चौड़ा हो जाएगा, कोई लंबा हो जाएगा, माने अभी तो भिन्न भिन्न प्रकार के बोतल मिल जाते हैं। तो इस तरह से बोतल भी क्या है आपका समरूप आकृति में नहीं आएगा। और भी बहुत सारा उदाहरण आपको मिल जाएगा समरूप आकृति का जिसको समरूप नहीं है और समरूप है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे 3 क्वेश्चन की बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आपको बताना है जो चतुर्भुज का दो आकृति दिया गया है वह समरूप है कि नहीं। इनमें देखिए क्या क्या पहले दिया गया है और क्या क्या नहीं दिया गया है। देखिए इसका जो एंगल है ये 90 डिग्री का है क्या, तो कहिएगा कि ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री से कम हो सकता है, और ये एंगल 90 डिग्री से अधिक हो सकता है। यहाँ पर क्या है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है, यानी जितना कोण है चारों कोण 90 डिग्री का है। यहाँ चारों कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो जब कोण बराबर नहीं है तो एक आपका शर्त मिल गया कि ऐसी दो आकृति आपको दी गई है जिनके संगत कोण बराबर नहीं है। क्या है, संगत कोण बराबर नहीं है। तो अब देखिए संगत भुजा है, तो संगत भुजा है तो अनुपातिक है, इसलिए कि 1.5 है, इसमें 3 है। तो यदि इसको ऊपर रखिएगा तो 1/2 हो जाएगा, और इस सबका अनुपात समान आएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसका भुजाओं का अनुपात तो कांस्टेंट हो गया, क्या हुआ, भुजाओं का अनुपात अचर हो गया, लेकिन एंगल बराबर नहीं है। जबकि आपको समरूप होने के लिए शर्त बताया गया है, क्या समरूप होने के लिए जो आपको शर्त बताया गया उसे बताया गया है कि दो आकृति तभी समरूप होती है यदि और केवल यदि उसके संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाएं समानुपाती हो। दो आकृति तभी समरूप होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाएं अनुपातिक हो। तो यहाँ संगत कोण तो बराबर नहीं है, भले ही संगत भुजाएं अनुपातिक है, तो आपको दोनों में से एक शर्त यहाँ लागू नहीं होता है, और तो क्या कहिएगा कि समरूप नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। नहीं, नहीं दी गई आकृतियां समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो आपको जो समरूपता का उदाहरण देना था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो यह भी लिख सकते थे कि एक समानांतर चतुर्भुज और एक वर्ग कभी समरूप नहीं हो सकते हैं, माने समरूप नहीं होते हैं। कभी मत लिखिएगा, क्योंकि कभी समरूप नहीं होते हैं ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि समानांतर जो सम चतुर्भुज है यह भी वर्ग हो सकता है, सम चतुर्भुज भी आपका वर्ग हो सकता है। तो इस स्थिति में प्रत्येक सम चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग नहीं होता है, लेकिन जितना आपको वर्ग मिलेगा उसको सम चतुर्भुज आप कह सकते हैं, जितना वर्ग होगा सम चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन सभी सम चतुर्भुज आपको वर्ग नहीं कर सकते हैं। आप लोग इसको वर्ग करना मतलब सोचिए कि इसको वर्ग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्ग को सम चतुर्भुज कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे सम चतुर्भुज है और एक वर्ग है, यदि ऐसा है कि एंगल उसका इक्वल टू नहीं है, एंगल इक्वल टू हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री का हो जाएगा एंगल, तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और यदि एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा तो सम चतुर्भुज की श्रेणी में रहेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।